नमस्कार साथियों। आज हम बीकॉम 6 सेमेस्टर में भारतीय अर्थव्यवस्था इस विषय में भारत में विदेशी व्यापार इस संदर्भ में हम चर्चा करने जा रहे हैं। विकसनशील अर्थव्यवस्था के लिए विदेशी व्यापार का महत्व बड़ा साबित होता है। किसी भी देश के आर्थिक विकास में विदेशी व्यापार का बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है। विदेशी व्यापार राष्ट्रीय आय की वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान करता है। विदेशी व्यापार की मात्रा की प्रकृति तथा बनावट का राष्ट्र के आर्थिक विकास की गति को निर्धारित करने में भी प्रभाव पड़ता है। इसलिए रॉबर्टसन कहते हैं कि विकास का अस्त्र, इसको हम विकास का अस्त्र कहा जाता है, इंजन ऑफ ग्रोथ कहा जाता है। इसी प्रकार किंडल बजर कहते हैं कि जो देश विदेशी व्यापार में हिस्सा लेता है वह तुलनात्मक लाभ के आधार पर विशिष्टता प्राप्त कर अपनी वास्तविक आय को अधिकतम बना सकता है। आर्थिक विकास की दृष्टि में आयात तथा निर्यात दोनों का ही महत्वपूर्ण स्थान है। आयात के द्वारा ही कोई राष्ट्र यंत्र, मशीन, कच्चे पदार्थ तथा तकनीकी जानकारी आदि जो विदेशी व्यापार के लिए आवश्यक है, जो विदेशी व्यापार के लिए आवश्यक है। विदेशी जो विदेशों से प्राप्त कर सकता है। प्रत्येक विकासशील देश को विकास की प्रारंभिक स्थिति में निर्धनता के कुचक्र को तोड़ने के लिए विदेशों से बड़े पैमाने में इन सामग्रियों की आयात की आवश्यकता पड़ती है। आयात द्वारा ही विकासशील राष्ट्र विदेशों से विभिन्न प्रकार के यंत्र, विदेशी पूंजी तथा विदेशी जानकारी आदि प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार निर्यात का भी आर्थिक विकास में अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान है। विदेशों से अत्यधिक मात्रा में निर्यात करने से बड़े पैमाने पर विदेशी मुद्रा प्राप्त की जा सकती है, जिसका प्रयोग विदेशों से अधिकाधिक सामान के आयात करने में किया जाता है। इस बारे में लिबिस कहते हैं कि विदेशी व्यापार नीति 2004 से 2009 वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री कमलनाथ ने 31 अगस्त 2004 को 5 वर्षों के लिए नई विदेशी व्यापार नीति घोषित की। इस नीति का मुख्य उद्देश्य विश्व व्यापार में भारत के भाग को, जो 2003 में 0.7% था, बढ़ाकर 2009 में 1.5% अर्थात दुगना करना है। 2003-04 के दौरान भारत का पण्य वस्तु निर्यात 61.48 अरब डॉलर था, जो कि विश्व व्यापार का लगभग 0.7% था। यदि इस भाग को दुगना करना है तो इसका अर्थ यह होगा कि देश के निर्यात को बढ़ाकर 2009 तक 195 अरब डॉलर तक पहुंचाया जाए। इस आकलन में यह मान्यता की गई कि इस अवधि में विश्व व्यापार की चक्रवृद्धि दर 10% प्रति वर्ष रहेगी। इस उद्देश्य को पूर्ति के लिए भारतीय निर्यात को 26% की औसत वार्षिक वृद्धि दर प्राप्त करनी होगी। इसके अतिरिक्त सेवा क्षेत्र को शुद्ध अशुद्ध मदों में अपने भाग को बढ़ाकर 100 अरब डॉलर तक ले जाना होगा। इन दोनों क्षेत्रों से मिलकर 2009 तक 300 अरब डॉलर के लक्ष्य को प्राप्त करने की उम्मीद की गई है। विदेशी व्यापार के दो मुख्य उद्देश्य हैं। विश्व पण्य वस्तु व्यापार में भारत के लाभ को, जो 2003 में 0.7% है, उसको बढ़ाकर 2009 में 1.5% करना
और आर्थिक विकास के प्रभावी उपकरण के रूप में कार्य करना, ताकि रोजगार जनन को बढ़ावा मिले, विशेषकर अर्ध नगरीय एवं ग्राम क्षेत्रों में बढ़ावा मिलना इसका उद्देश्य है। इन दोनों उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए मुख्य रणनीति के अंग निम्नलिखित है। एक, नियंत्रणों को समाप्त करना, विश्वास एवं पारदर्शिता का वातावरण कायम करना, कार्य विधि को सरल बनाना और कारोबारी लागत को कम करना। यह मूल सिद्धांत अपनाना कि शुल्कों एवं उपकरों का निर्यात नहीं किया जाएगा और भारत को विनिर्माण, व्यापार और सेवाओं के क्षेत्र में विश्व के केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए विशेष केंद्रीय क्षेत्रों की पहचान करना, उन्हें बढ़ावा देना आदि उद्देश्य रहा है। विशेष केंद्रीय कृषि के लिए पैकेज एक नई योजना, जिसे विशेष कृषि उपज योजना कहा जाएगा, चालू की गई है, ताकि फलों, सब्जियों, फूलों और मूल्य संवर्धित उत्पादों के निर्यात को बढ़ाया जाए। इनका अधिक निर्यात करने वालों को करमुक्त ऋण दिया जाए, जो इनके निर्यात का 5% होगा। हथकरघा और हस्तशिल्प के शुल्क मुक्त आयात को बढ़ाकर निर्यात के मूल्य को 5% तक बढ़ा दिया गया है। निर्यात संवर्धन योजनाएं, एक नई योजना टारगेट प्लस चालू की गई है, जिसके अधीन निर्यातक को शुल्क मुक्त उधार का हक होगा यदि उसका अतिरिक्त निर्धारित निर्यात लक्ष्य में महत्वपूर्ण रूप से अधिक है। अतिरिक्त निर्यात के 20%, 25% और 100% होने पर शुल्क मुक्त ऋण अतिरिक्त निर्यात के मूल्य का क्रमशः 5%, 10% और 25% होगा। सेवा निर्यात के लिए भारत में सेवाप्रद योजना चालू की गई है, जिसके अधीन भारतीय ब्रांडों को विदेशी बाजारों में स्थापित करने का अभियान चलाया जाएगा। इसके अधीन वैयक्तिक सेवा प्रदाता को 10 लाख रुपए की विदेशी मुद्रा अर्जित करने के विरुद्ध इसके 10% तक शुल्क मुक्त ऋण प्राप्त करने का अधिकार होगा। निर्यात उन्मुख इकाइयां को उनके द्वारा सेवा और वस्तुओं के रूप में किए गए अनुपात के रूप में सेवा कर से छूट होगी। मुक्त व्यापार और भांडागार क्षेत्र, एक नई योजना चालू की जाएगी, जिसके अधीन मुक्त व्यापार एवं भांडागार क्षेत्र कायम किए जाएंगे, ताकि विदेशी व्यापार संबंधी आधार रचना स्थापित की जा सके, जिससे वस्तुओं और सेवाओं का आयात और निर्यात सुविधाजनक रूप से किया जा सके। पुरानी पूंजी वस्तुओं का आयात करना, बिना आयु का प्रतिबंध लगाए पुरानी प्रयुक्त पूंजी वस्तुओं की आयात की इजाजत होगी। विदेशी व्यापार नीति 2004-2009 का मूल्यांकन इस प्रकार किया गया है। वाणिज्य मंत्री कमलनाथ नई विदेशी व्यापार नीति को घोषणा द्वारा 2 उद्देश्य एक साथ प्राप्त करना चाहते हैं। अतः विश्व व्यापार में भारत के जो भाग 2003-04 में 0.7% था, उसको बढ़ाकर 2008-09 में दुगना कर 1.5% करना, इसके अतिरिक्त रोजगार जनन को बढ़ावा देना और अर्धनगरीय और ग्राम क्षेत्रों में इस दृष्टि से विदेशी व्यापार नीति न्यूनतम साझे कार्यक्रम के उद्देश्यों से मेल खाती है। विदेशी व्यापार नीति का मूल लक्षण यह है कि केवल मात्रात्मक प्रतिबंधों को हटाने की अपेक्षा यह निर्यात को ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में बढ़ाने के बारे में उपाय प्रस्तुत करती है, जिनकी पहचान इनके द्वारा की जा चुकी है। प्रोत्साहन के मुख्य क्षेत्र कृषि, हस्तशिल्प, रक्षा, रत्न और आभूषण, चमड़ा और फुटवियर के क्षेत्र, लघु एवं मध्यम स्तर के उद्योगों का प्रभुत्व है। लघु तथा मध्यम उद्योगों में SME
को दिए गए प्रोत्साहनों से निर्यात बढ़ने और आयात में अधिक रोजगार का जनन होगा। एक स्टार से 5 स्टार निर्यात घरानों का युक्तिकरण करने से यह नीति छोटे निर्यातों की बड़ी संख्या को प्रतिष्ठा प्रदान करना चाहती है। छोटे निर्यातकों को प्रोत्साहन इससे मिलेगा, निम्न वर्ग से उच्च वर्ग तक प्रवेश करने का प्रयास करेंगे। छोटे घराने धीरे धीरे इस सीढ़ी पर ऊंचे चढ़ जाएंगे। बहुत सी निर्यात इकाइयों से विविधीकरण और विस्तार के परिणाम स्वरूप इस नीति को पहुंच का व्यापक रूप पर बन जाना एक अभिनंदनीय पहल है। कि विदेशी व्यापार नीति सेवा निर्यातों को तिगुना करना चाहती है। इसके लिए भी बहुत सी अभिनंदनीय पहल की गई है। भारत से सेवाप्रद ब्रांड निर्माण कर अपने आप में एक अद्वितीय कदम है, जिससे भारत की छवि विदेशी बाजारों में उन्नत की जाएगी। सेवा निर्यात प्रोन्नति परिषद की स्थापना से सेवाओं में बाजार पहुंच विकसित करने और ब्रांड निर्माण में भारी लाभ प्राप्त किया जा सकता है, जिससे जोश और साहस से बढ़ाया जाए। लक्ष्य से अधिक प्राप्ति योजना निर्यातक की निष्पादन के आधार पर प्रोत्साहन देती है और अनुपालन जिसका सिद्धांत का अनुपालन करके अधिक शुल्क मुक्त ऋण अधिकार प्राप्त होगा और प्रोत्साहन प्रणाली प्रतिस्पर्धा की भावना को जागृत करती है। भारतीय खिलाड़ियों द्वारा निर्यात क्षेत्र में निष्पादन उन्नत किया जा सके। इस तरह से विदेशी व्यापार जहां तक हम देखते हैं कि विदेशी व्यापार का भारत में वर्तमान विदेशी व्यापार की प्रधान विशेषताएं इस प्रकार है। व्यापारिक संतुलन का विपक्ष में होना। जो भारत में वर्तमान विदेशी व्यापार की निम्नलिखित प्रधान विशेषताएं मानी गई है। व्यापारिक संतुलन का विपक्ष में होना, विदेशी व्यापार की दिशा में परिवर्तन, विदेशी व्यापार की संरचना में परिवर्तन, विदेशी व्यापार पर सरकारी नियंत्रण का आधिक्य, भारत के विदेशी व्यापार के मूल्य एवं मात्रा में वृद्धि, विश्व व्यापार में भारत का घटता हुआ भाग जो है। इस संदर्भ में देश विभाजन का प्रतिकूल प्रभाव भी रहा है। प्रतिकूल व्यापारिक संतुलन के मुद्दे इस प्रकार है। देश विभाजन का प्रतिकूल प्रभाव। देश विभाजन का हमारे व्यापारिक संतुलन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। विभाजन के पूर्व भारत से निर्यात की जाने वाली वस्तुएं में जूट एवं कपास का महत्वपूर्ण स्थान था, लेकिन किंतु विभाजन के फलस्वरूप हम इसका बहुत बड़ी मात्रा में आयात करने लगे हैं। अत्यधिक मात्रा में खाद्यान्नों का आयात व्यापारिक संतुलन के विपक्ष में होने का दूसरा महत्वपूर्ण कारण खाद्यान्नों का अत्यधिक मात्रा में आयात है। भारत देश विभाजन ने तो हमारे खाद्य के अभाव को और भी बढ़ा दिया था। इस बीच जनसंख्या में प्रतिवर्ष 1 करोड़ से भी अधिक से हिसाब से वृद्धि होने लगी। यंत्र एवं अन्य उपकरणों के आयात में वृद्धि व्यापारिक संतुलन के विपक्ष में होने का तीसरा महत्वपूर्ण कारण द्वितीय विश्व युद्ध भी के बाद यंत्रों के आयात में अत्यधिक वृद्धि हुई है। युद्ध काल में मशीनों का आयात बंद रहा और युद्ध समाप्त होते ही पुरानी मशीनों के प्रतिस्थापन तथा नए कारखानों की स्थापना के लिए बहुत अधिक मात्रा में मशीनों का आयात किया जाने लगा। पेट्रोल तथा रासायनिक खाद के आयात में अत्यधिक वृद्धि। पिछले कुछ वर्षों में पेट्रोल के मूल्य में अत्यधिक वृद्धि होने के कारण इसके आयात पर बहुत अधिक रकम व्यय करनी पड़ रही है। इन सब कारणों से हमारा व्यापारिक संतुलन निरंतर हमारे प्रतिकूल होने लगा। आयात पर कठोर नियंत्रण करने के कारण आवश्यक सामग्रियों का ही आयात किया जाता है।
फिर भी आयात का मूल्य निर्यात की अपेक्षा बहुत अधिक रहा है। सरकार द्वारा व्यापारिक असंतुलन रोकने से प्रयास सरकार द्वारा व्यापारिक असंतुलन रोकने से प्रयास भारत सरकार द्वारा व्यापारिक संतुलन की प्रतिकूलता को रोकने के लिए बहुत अधिक प्रयत्न किए गए, जिससे संबंधित विशेष महत्व है। आयात पर कठोर नियंत्रण करना। सर्वप्रथम जो सरकार द्वारा आयात पर तरह तरह के नियंत्रण लगाए गए, आवश्यक वस्तुओं के आयात पर रोक लगा दी गई तथा किसी भी वस्तु के आयात के लिए सरकार से लाइसेंस लेना अनिवार्य बना दिया गया। आयात नियंत्रण की इस नीति के अंतर्गत केवल आवश्यक वस्तुओं के आयात की ही अनुमति दी जाती है। भारतीय रुपये का अवमूल्यन भारतीय रुपये का अवमूल्यन निर्यात की मात्रा को बढ़ाने तथा आयात को कम करने के लिए भारत सरकार द्वारा रुपये का अवमूल्यन किया गया। इससे हमारे निर्यात को विशेषतः डॉलर क्षेत्र में बहुत अधिक प्रोत्साहन मिला और व्यापारिक संतुलन की प्रतिकूलता भी कुछ कम रही, किंतु इस अवमूल्यन का प्रभाव बिल्कुल अस्थायी था। निर्यात को प्रोत्साहन देना निर्यात को प्रोत्साहन करने के लिए उद्देश्य ने सरकार द्वारा बहुत प्रयत्न किए गए। सरकार ने कुछ प्रमुख वस्तुओं पर से निर्यात शुल्क को भी कम कर दिया। साथ ही निर्यात बढ़ाने के लिए निर्यात विकास परिषदों का संगठन किया गया। निर्यात बढ़ाने के लिए प्रयत्नों में सरकार को पर्याप्त सफलता भी मिली है। खाद्यान्न, जूट तथा कपास की खेती को प्रोत्साहन प्रदान करना। देश में खाद्यान्न, जूट तथा कपास की खेती को प्रोत्साहित किया जाने लगा, जिससे इनके उत्पादन में देश आत्मनिर्भर बन सके। कपास तथा जूट के संबंध में हमारी विदेशों पर निर्भरता बहुत कम हो गई है। आयात प्रतिस्थापन विदेशी व्यापार की विशेषता को रोकने के लिए आयात प्रतिस्थापन यानी आयात की जाने वाली वस्तुओं के देश में उत्पादन बढ़ाने या इनकी जगह दूसरी वस्तुओं के उपयोग को प्रोत्साहन करने का प्रयास किया जा रहा है। इस प्रकार व्यापारिक संतुलन की प्रतिकूलता को कम करने के लिए सरकार द्वारा बहुत सारे प्रयत्न किए जा रहे हैं। विदेशी व्यापार की दिशा में जो परिवर्तन, विदेशी व्यापार की संरचना में परिवर्तन होने लगा। भारत के विदेशी व्यापार की संरचना में भी युद्ध के पश्चात महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। हमारे देश में निर्मित वस्तुओं का आयात प्रतिशत घटते जा रहा है। भारत के विदेशी व्यापार की संरचना में परिवर्तन करने के लिए प्रधान कारण पाए गए औद्योगिक विकास करना। इसका सर्वप्रथम कारण औद्योगिक उत्पादन में हुई पर्याप्त वृद्धि है और भारत में कपड़ा उद्योग, जूट की बनी वस्तुओं तथा अन्य इसी प्रकार की निर्मित वस्तुओं का निर्यात विदेशों में किया जाने लगा। इससे निर्मित वस्तुओं के निर्यात में भी वृद्धि होने लगी। साथ ही विदेशों से निर्मित वस्तुओं के आयात की आवश्यकता भी धीरे धीरे कम होने लगी। खाद्यान्नों का अभाव खाद्यान्नों के अभाव के कारण पूर्ति के लिए प्रतिवर्ष विदेशों से अत्यधिक मात्रा से खाद्यान्न का आयात भी करना पड़ता है, जिसके कारण खाद्यान्न का आयात किया गया। इससे आयात में पर्याप्त मात्रा में कमी हो गई। देश विभाजन का प्रभाव भी इसमें रहा। देश विभाजन का प्रभाव भी देश के विदेशी व्यापार की संरचना पर बहुत अधिक पड़ा। विभाजन के पूर्व भारत कपास और जूट जैसी वस्तुओं के प्रमुख रूप में निर्यातक देश था। विभाजन में फलस्वरूप भारत को प्रतिवर्ष बहुत बड़ी मात्रा में जूट और कपास का आयात करना पड़ा। वर्तमान समय में भारत के विदेशी व्यापार में मूल्य एवं मात्रा को दोनों की दृष्टि से फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया
में देखेंगे तो धीरे धीरे वृद्धि हो गई है। इसका कारण देश के आर्थिक विकास की विभिन्न योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए अत्यधिक मात्रा में मशीनों और पूंजीगत मालों के आयात की आवश्यकता पड़ती है। साथ ही खाद्य संकट की स्थिति को दूर करने के लिए विदेशों में से बहुत अधिक मात्रा में अन्न के आयात की भी आवश्यकता पड़ती थी। विभाजन के बाद विश्व व्यापार में भारत का स्थान। भारतीय आयात की मुख्य वस्तुएं देखेंगे तो मशीन तथा बिजली के सामान, खाद्यान्न, जूट एवं कपास, पेट्रोलियम और राजकीय व्यापारिक निगम इस तरह से दिखाई देते हैं। निर्यात संवर्धन एवं आयात प्रतिस्थापन। निर्यात संवर्धन एवं आयात प्रतिस्थापन का अर्थ अगर देखेंगे तो निर्यात संवर्धन के अर्थ निर्यात प्रोत्साहन से लगाया जाता है। हैजी समय देश के निर्यात में वृद्धि के लिए निर्यातकर्ताओं को तरह तरह से प्रोत्साहन का प्रदान किया जाता है। इसके लिए उन्हें नगद सहायता दी जाती है। बैंकों से रियायती दर पर ऋण प्रदान किए जाते हैं। कुछ पूंजीगत एवं अन्य आवश्यक मशीनों और कच्चे माल को निर्यात के बदले में आयात करने की अनुमति दी जाती है। निर्यात के लिए भेजे जाने वाले माल पर रेल भाड़ा, जहाज भाड़ा में छूट दी जाती है। उत्पादन कर में भी कमी की जाती है। निर्यात करने वाले संस्थाओं को आयकर में भी छूट दी जाती है। दूसरी ओर आयात प्रतिस्थापन का अर्थ विदेशों से आयात की जाने वाली वस्तुओं के स्थान पर उन वस्तुओं को देश में ही उत्पादित करने का प्रयास होता है। इस प्रकार की नीति के लाभ, ऐसा करने से आयात कम होते हैं, विदेशी विनिमय की बचत होती है, विदेशों पर निर्भरता समाप्त होती है, व्यापार संतुलन ठीक होता है और देश आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने लगता है। भारत में निर्यात संवर्धन की आवश्यकता देखिए, भारत में अल्प विकसित देश में निर्यात संवर्धन की आवश्यकता निम्न कारणों से अधिक है। प्रतिकूल व्यापार संतुलन को ठीक करने के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत का व्यापारिक संतुलन निरंतर इसके प्रतिकूल अनफेवरेबल रहा है, जिससे भारत के कोषों में कमी ही नहीं हुई। आर्थिक योजनाओं को इच्छानुसार ढालने में भी कठिनाई हो रही थी। असंतुलित व्यापार को संतुलित करने के लिए निर्यात संवर्धन की आवश्यकता है। विदेशी ऋण भार को कम करने के लिए असंतुलित विदेशी व्यापार और आर्थिक योजनाओं के दबाव के कारण भारत सरकार को विदेशी सरकारों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के से ऋण लेने के लिए बाध्य कर दिया। विकास योजनाओं की सफलता के लिए निर्यात वृद्धि के फलस्वरूप ही विकास योजनाओं के लिए आवश्यक मशीनरी, साज सज्जा आयात की जा सकती है और भारत जैसे विकसनशील देशों के लिए निर्यात संवर्धन की नई नीति आवश्यक है। स्वावलंबी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए देश को विदेशी ऋणों से के भार से मुक्ति दिलाने के लिए आत्मनिर्भर बनाने के लिए आवश्यक है और निर्यात बढ़ाया जाए। निर्यात प्रोत्साहन संबंधी प्रयत्न। निर्यात प्रोत्साहन संबंधी प्रयत्न तो एक भारत स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के आयात में निर्यात की अपेक्षा बहुत वृद्धि हुई है, जिसके फलस्वरूप भारत का व्यापारिक संतुलन निरंतर इसके पक्ष में रहा है। व्यापारिक संतुलन की इस प्रतिकूलता को कम करने के लिए भारत सरकार निर्यात में वृद्धि के लिए विशेष रूप से प्रयत्नशील हो रही है। उद्देश्य से सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रयत्न किए गए हैं। जिन वस्तुओं के निर्यात की संभावनाएं अनुकूल है, उनके लिए नगद सहायता दी जाएगी। जिन वस्तुओं को अवमूल्यन के पूर्व या अन्य प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष सुविधाएं दी जाती थी, उन्हें अब नगद सहायता दी जाती है। इंजीनियरिंग वस्तुओं को 3 समूहों में विभाजित किया गया है। निर्यात संवर्धन नीति की निर्यात संवर्धन समिति,
इसमें कई प्रकार की समितियों का निर्धारण किया गया है। व्यापार मंडल, निर्यात संवर्धन निर्देशालय, निर्यात संवर्धन सल्लागार परिषद, क्षेत्रीय निर्यात संवर्धन सल्लागार समितियां, निर्यात संवर्धन परिषद, वस्तु मंडल, निर्यात साख गारंटी निगम, राज्य व्यापार निगम, निर्यात निरीक्षण परिषद, निर्यात आयात बैंक, कच्चे माल एवं पूंजी का आयात, मशीनों का आयात, अग्रिम लाइसेंस, आयातित माल को बेचना, देशी कच्चे माल की सुविधा, कर संबंधी रियायतें, ऋण संबंधी सुविधाएं, निर्यात के लिए परिवहन तथा भाड़े संबंधी रियायतें, अवमूल्यन के पश्चात निर्यात संवर्धन की नीति भी निर्धारित की गई है। इस तरह से आयात प्रतिस्थापन समिति का निर्माण हुआ है, जिसके अंदर आयात प्रतिस्थापन के लिए एक सलाहकार समिति गठित की जानी चाहिए। आयात प्रतिस्थापन की रणनीति तैयार करने के लिए राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं में और विश्वविद्यालयों में अनुसंधान किया जाना चाहिए और पर्याप्त कोष सरकार और उद्योग को उपलब्ध कराने के लिए निर्माण किया जाए। सलाहकारों और तकनीकी डिजाइन संगठनों के माध्यम से तकनीक का हस्तांतरण देश में होना चाहिए। इस तरह से विदेशी व्यापार, भारत में विदेशी व्यापार की रचना इस तरह से की गई है। देश के विदेशी व्यापार के रचना में अध्ययन करते समय देश की आयात निर्यात में कौन कौन सी वस्तु का समावेश किया जाता है वो हमने इस लेक्चर में वर्णन किया है। भारत की आयात व्यापार की रचना में पेट्रोलियम, कच्चे तेल और वंगन, उपभोग्य वस्तु, पूंजीगत वस्तुएं और अन्य वस्तु पर ध्यान दिया गया। प्रमुख वस्तुओं की आयात की प्रवृत्ति जैसे अन्न धान्य, यंत्र सामग्री, खनिज तेल, धातु, रसायन एवं औषधियां, खते, मोती और जड़ जवाहिर, खेती व संलग्न उत्पादन, खनिज, पक्का माल, पेट्रोलियम पदार्थ, इस वस्तु को आयात करने में ध्यान दिया गया है। भारत में प्रमुख वस्तुओं की निर्यात भी की जाती है। चहा और कॉफी, सूत और सूती कपड़ा, तैयार किए गए कपड़े, चमड़ी और चमड़ी की वस्तु, कच्ची लोहा, इंजीनियरिंग वस्तुएं, हस्तकला की वस्तुएं, फल और सब्जियां, चावल, रसायन संबंधी उत्पादन इत्यादि वस्तुओं का निर्यात भी होता है। थैंक यू।